हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कंफर्टेबल स्टडीज़। मैं हूं पारुल मैम और आज हम क्लास 7th की साइंस का लेसन नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, इसका हम पार्ट 2 करेंगे। हमने इसमें पढ़ा था, पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि जो हमारा फूड हम खाते हैं न्यूट्रिशन के लिए, कंपोनेंट्स को लेने के लिए हमारी बॉडी की जो नीड्स होती हैं, तो हमारे माउथ से हम फूड खाना स्टार्ट करते हैं, जो डाइजेस्ट होता चला जाता है डिफरेंट पार्ट्स में, और सबसे लास्ट में एनस से वो जितना भी वेस्ट होता है जो यूज़ में नहीं आ पाता है वो हमारा फ्लश आउट, वॉश आउट हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम होता है बॉडी का। तो ये पूरा ट्रैक्ट को स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ टू एनस इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसमें स्टार्टिंग होती है माउथ में, जब हम फूड को लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है सेलाइवा, यानी जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आने लगता है, तो दैट इज़ सेलाइवा। तो वो सेलाइवा हमारे फूड को क्या बनाती है, थोड़ा सॉफ्ट कर देती है, उसको थोड़ा गीला कर देती है, जिससे कि उसको च्यू करना इजी हो जाता है, और अंदर हमारे जो बकल कैविटी, जो गले के नीचे से जब जाता है ट्रैक्ट में, तो फूड सॉफ्ट हो जाता है और डाइजेशन उसका कर पाना ऑर्गन्स के लिए बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, तो अब हम इस पार्ट में पढ़ेंगे 2.3 एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में दिया है कि 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे हम। सबसे पहले यहाँ देखेंगे हम डायग्राम में टेस्ट ट्यूब ए एंड टेस्ट ट्यूब बी। दिस इज़ टेस्ट ट्यूब ए, दिस इज़ बी। इसमें दोनों में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए में हम बॉइल्ड राइस डालेंगे और बी में हम डालेंगे बॉइल्ड राइस जो कि हमने माउथ में च्यू करने के बाद डाले हैं। ओके, फिर हम थोड़ी सी वाटर ड्रॉपलेट्स दोनों टेस्ट ट्यूब्स में डालेंगे। उसके बाद हम दोनों टेस्ट ट्यूब्स में ही आयोडीन सॉल्यूशन की 5-6 ड्रॉप्स डालेंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो हम देखेंगे कि ए वाली जो टेस्ट ट्यूब है उसका कलर चेंज होकर ब्लूइश हो गया है या पर्पल कलर का हो गया है, और इसमें कोई कलर चेंज नहीं हुआ है बी में। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने स्टार्च टेस्ट में पढ़ा था कि जो स्टार्च होता है उस पर जब हम आयोडीन सॉल्यूशन रिएक्ट कराते हैं तो उसका कलर चेंज होकर ब्लूइश हो जाता है, डार्क कलर हो जाता है। लेकिन इसमें क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने जब च्यू किया था फूड, हमारे माउथ में सेलाइवा ने वर्क किया था और सेलाइवा ने स्टार्च को शुगर में चेंज कर दिया था। ओके, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि हाउ कैन वी टेस्ट कि सेलाइवा वर्क्स ऑन स्टार्च एंड इट ब्रेक्स इट इनटू शुगर। तो हम इसको इस वाले एग्जाम्पल से, इस वाले एक्सपेरिमेंट से करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो माउथ में सेलाइवा है, इसके अलावा हमारे माउथ में टीथ हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था, और एक और ऑर्गन होता है माउथ में टंग, जो कि बहुत अच्छा मतलब इम्पॉर्टेंट होता है। ये फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि पीछे तो अटैच होता है बैक टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी, बकल कैविटी के फ्लोर पे पीछे अटैच होता है और आगे से फ्री होता है। इट इज़ फ्री एट द फ्रंट साइड। ठीक है, एंड मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन। इसका क्या काम होता है? एक तो बोलने में ये हेल्प करता है, सेकंड ये फूड को घुमाने में वर्क करता है, थर्ड जो सलाइवा होता है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का काम भी ये करता है। ठीक है, तो टंग की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, और टंग की एक और स्पेसिफिसिटी होती है, वो है टेस्ट का पता करना, है ना। जब हम कहते हैं हम मीठा खाते हैं तो कितनी बार हमें लगता है ये मीठा है, ये सॉल्टी है, तो हम कैसे पता कर पाते हैं? तो हम इस डायग्राम से देखेंगे जो कि हमारे यहाँ पे नीचे दिया गया है। देखो, ये एक टंग की पिक्चर दी गई है जिसमें यहाँ कुछ अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करता हुआ दिखाया गया है। तो ये क्या चीज़ है? ये है टेस्ट बड्स, इनको कहते हैं टेस्ट बड्स। तो इसमें अलग अलग पार्ट, जो सबसे आगे वाला पार्ट है ये हमारा किस चीज़ को टेस्ट करके बताता है? ये बताता है स्वीट को, मीठे को। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड पार्ट आता है, यानी कि ये वाला जो पार्ट आता है दोनों साइड, ये हमारा बताता है सॉल्टी पोर्शन को, लाइक जो हमारे खाने में कितना नमक है या नहीं है, वो इस पार्ट पे जब जाएगा फूड तो ये पार्ट हमें वो इंडिकेट करके बताता है। ओके, अब इसके बाद हमें एक और नेक्स्ट पार्ट दिखाई दे रहा है, दिस वन। ये हमें बताता है सार, यानी कि खट्टेपन को। जो खट्टी चीज़ें हम खाते हैं जैसे नींबू है, ऑरेंज है, तो इनको हमें ये वाला पार्ट दोनों साइड पर जो है ये बताता है। इसके अलावा एक और भी हमें दे रखा है ये वाला पार्ट। ये पार्ट हमें बताता है बिटर, यानी कि कड़वे को, जैसे करेला। ठीक है, वैसे करेला कड़वा होता है बट इट इज़ वेरी यूज़फुल, वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर बॉडी, खाना चाहिए ये। ठीक है, तो इसमें हमने टेस्ट वर्ड्स क्या क्या पढ़े? स्वीट, स्वीट, सॉल्टी, सार एंड देन बिटर। ओके, तो टेस्ट बर्ड्स के लिए एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं कि पिक्चर ड्रॉ करो टेस्ट बर्ड्स को शो करते हुए, या फिर डायग्राम बनाया आएगा, हमें सिर्फ लेबलिंग करनी होगी। तो आप एक बार बना के उसको देख लेना, तो आपका एग्जाम में ये पक्का हो जाएगा। इस
टेस्ट बड से रिलेटेड इन्होंने एक एक्टिविटी दी है जो कि यहाँ दे रखी है एक्टिविटी 2.4। तो जो मैंने आपको बताया वो सारा इस एक्टिविटी में है कि आप देख के बताएंगे कि कौन कौन से पार्ट से आपको टेस्ट का पता लगता है। ओके, अच्छा अब इसमें एक चीज़ और है, ये टूथ जो हमने पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था टीथ के बारे में, इसमें यहाँ पे एक फैक्ट दिया है कि टूथ डीके क्या होता है, दांतों का टूट जाना, ख़राब हो जाना क्या होता है। इसमें ये बताया गया है कि हमारे माउथ में जनरली बैक्टीरियाज होते हैं बट दोज आर नॉट ऑलवेज हार्मफुल फॉर अस। तो लेकिन क्या होता है कि जब हम अपने दांतों को ढंग से क्लीन नहीं करते हैं, गार्गलिंग नहीं करते हैं ढंग से, या माउथ को हम खाना खाने के बाद गार्गलिंग करके जो जितना भी वेस्ट है उसको हम नहीं फ्लश आउट करते हैं, तो क्या होता है कि हमारे माउथ में हार्मफुल बैक्टीरियाज भी डेवलप हो जाते हैं। ये हार्मफुल बैक्टीरिया क्या करते हैं, जब वो फूड खाते हैं, जो लेफ़्ट ओवर फूड होता है उसको खाते हैं और इसके बाद वो एसिड रिलीज़ करते हैं। ये एसिड हमारे दांतों को डैमेज करने लगता है, जिसे कहते हैं टूथ डिके। इससे बचने के लिए हमें क्या करना है, एक तो हमें लिखा है कि चॉकलेट, स्वीट, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर शुगर प्रोडक्ट्स आर द मेजर कल्प्रिट ऑफ टूथ डिके। तो हमें मीठी चीज़ें खाने से तो खैर नहीं रोकना चाहिए, हमें खाना तो चाहिए, बट आफ्टर ईटिंग वी शुड क्लीन आवर टीथ। हमें अपने माउथ को अच्छे से साफ़ कर लेना चाहिए, कहीं भी लेफ़्ट ओवर ना रहे, ठीक है। एंड ब्रश दो बार करना चाहिए, एक मॉर्निंग में और एक रात में आफ्टर डिनर। ओके, ये इसमें फैक्ट था जो मुझे लगा इम्पॉर्टेंट है, तो मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। अब इसमें आता है, ये एक और चीज़ दे रखी है जो कि अभी शायद हम कवर कर लेते हैं। इसमें दिया है कि जब हम कभी खाना खाते हैं जल्दी जल्दी, तो कई बार हमारे खाना कहीं फंस जाता है, गले में अटक जाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि जब हमारा जो बकल कैविटी मतलब माउथ है, अगर ये, तो जब हम माउथ से खाना खाते हैं, ये हमारा माउथ है सपोज़, तो यहाँ से जब खाना हमारे फूड ट्रैक्ट में जाता है, फूड पाइप में जाता है, तो इसी पाइप के साथ ही एक और पाइप भी अटैच होता है जिसे कहते हैं विंड पाइप। जो हम नाक से सांस लेते हैं, विंड पाइप और फूड पाइप का जो माउथ होता है, ओपनिंग जो होती है, वो गले के पास एक ही जगह से होती है। तो कई बार जब हम जल्दी जल्दी में या लेट के खाना खाते हैं तो हमारे फूड पाइप का खाने जो है वो किस में चला जाता है, विंड पाइप में चला जाता है, जो कि उसको आउट करने के लिए हम कई बार खांसते हैं, या फिर हमें हिकअप्स यानी हिचकी आने लगती हैं, या हमें कई बार गला चोक भी हो जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, और हाँ, विंड पाइप में एक ना ढक्कन जैसा लगा होता है जो कि रोकता है हमारे फूड को विंड पाइप में जाने से। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे क्या करते हैं, लेट के खाना खाते हैं, टेढ़े खाना खाते हैं, भागते हुए खाना खाते हैं। ऐसे नहीं खाना चाहिए, हमें बैठ के एक जगह पे बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में ही खाना खाना चाहिए, और टीवी देखते हुए तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, ठीक है। तो इससे बचना है हमें। ओके, अब हम आते हैं फूड पाइप। अब हमारा जो है ये माउथ में जब हमने च्यू किया अपने टीथ की, टंग की हेल्प से, तो वो फूड कहाँ जाता है, वो काफ़ी च्यू हो जाने के बाद सलाइवा मिक्स हो करके वो फूड जाता है फूड पाइप में, जिसे हम ईसोफेगस भी कहते हैं। ये स्पेलिंग आप देख लेना, दिस इज़ ईसोफेगस। ओके, द swallowed फूड passes into द फूड पाइप और ईसोफेगस। जब हम खाने को अंदर निगल लेते हैं उसके बाद वो कहाँ चला जाता है, फूड पाइप में। रन्स अलॉन्ग द नेक, हमारी गर्दन से होता हुआ, ठीक है। फिर कहाँ जाता है, ये देखो, ये रहा, आपको डायग्राम में दिखेगा, दिस इज़ फूड पाइप, ये वाला। तो खाना हमने यहाँ से खाया और खाते खाते वो कहाँ पे आ गया, फूड पाइप में आ गया। ओके, फूड पाइप में क्या होता है, ये फूड पाइप जो है ये कॉन्ट्रैक्ट यानी पिचता रहता है ऐसे, जिससे कि खाना आगे की साइड मूव करता रहता है, और ये खाने को क्रश भी करता रहता है। मतलब सिर्फ हम माउथ से ही नहीं चबाते, गले में भी ये चबता हुआ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये दिया है इसमें, कहाँ तक जाता है ये फूड पाइप, चेस्ट तक। फूड इज़ पुश्ड डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। फूड पाइप की वॉल जब उस खाने को मूव करती है तो आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है, और मूवमेंट जो है वो पूरी एलिमेंट्री कैनाल में होता है और पुशेस द फूड डाउनवर्ड्स, और खाने को नीचे की तरफ को धकेलता जाता है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि हमें वॉमिटिंग आती है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज अगर हमारी जो बॉडी है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, हमारा स्टमक उसको बाहर करने के लिए उल्टा मूवमेंट स्टार्ट कर देता है, जिससे कि खाना बाहर की तरफ आ जाता है, ठीक है। वॉमिट और इसके बारे में यही दिया है यहाँ पे, नथिंग स्पेशल है। अब फूड पाइप के बाद खाना कहाँ जाता है, इन द स्टमक। कहाँ जाता है, स्टमक, जो पेट जिसको कहते हैं, तो स्टमक में जाता है। स्टमक जो है थिक वॉल्ड बैग की तरह होती है, मतलब काफ़ी मोटी दीवारों वाला एक थैले की तरह, बैग की तरह होती है, जो कि फ्लैटेंड जे शेप में होती है, ठीक
ठीक है, इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार, विच इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, तो वी कैन से स्टमक इज़ द, वहाँ पे फूड हमारा काफ़ी टाइम तक स्टोर रहता है और वहीं पे डाइजेस्ट किया जाता है, ठीक है। और यहाँ से फिर क्या चीज़ अटैच रहती है नीचे से, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो यहाँ डाइजेस्ट होने के बाद फूड जाता है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सिक्रीट्स म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। तो स्टमक की लाइनिंग जो होती है, अंदर की जो वॉल होती है, वो क्या क्या सिक्रीट करती है, म्यूकस, जिससे कि फूड सॉफ्ट हो जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, अगर फूड में कुछ बैक्टीरियाज हैं तो वो उनको किल करने का काम करता है, इसके अलावा फूड को गलाने का काम भी करता है, ठीक है। एंड डाइजेस्टिव जूसेस, और बहुत सारे अलग जूसेस भी होते हैं जो खाने को डाइजेस्ट करते हैं, राइट। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, ये म्यूकस जो है वो खाने से स्टमक को बचाता भी है, लाइक स्टमक की जो वॉल है वो किसी खाने के किसी पार्टिकल से वो डैमेज ना हो जाए, ओके। अब इसमें ये और आता है इसके बाद में, हाँ, ये तो फूड है एंड मेक्स द मीडियम स्टमक एसिडिक, और द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक्स डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन होता है और वो प्रोटीन ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू स्मॉलर सब्सटेंसेस, सिंपलर सब्सटेंसेस, जैसे कि एमिनो एसिड्स में वो डिवाइड हो जाता है, मतलब टूट जाता है वो इनटू एमिनो एसिड्स। इसके बाद जब पूरा खाना डाइजेस्ट हो जाएगा स्टमक के अंदर, देन इट विल गो टू स्मॉल इंटेस्टाइन, बिना डाइजेस्ट हुए वो नीचे नहीं जाता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ हाईली कॉइल्ड एंड इट इज़ अबाउट 6 to 7.5 मीटर्स लॉन्ग, 6 से 7.5 मीटर तक लंबी होती है और बहुत कॉइल्ड, मतलब ऐसे 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 करके हमारे स्टमक में पड़ी होती है। कितना छोटा सा स्टमक दिखता है, लेकिन स्टमक के बाद ये ऐसे कॉइल्ड होके पड़ी होती है। ये क्या करती है, इट रिसीव्स सिक्रीशन फ्रॉम द लिवर एंड द पेनक्रियाज और लीवर, इनसे जो सिक्रीशन होता है वो स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, ओके। द लीवर इज़ अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, हमारे एब्डोमेन के ऊपर के तरफ होता है लीवर, ओके। लीवर जो है हमारा काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है डाइजेशन में। अगर लीवर ख़राब होता है तो हमारा डाइजेशन ख़राब हो जाता है और हमें काफ़ी सारी बीमारियां लग जाती हैं। तो इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है फिल इन द ब्लैंक्स में, ट्रू फॉल्स में या वन वर्ड में, इसमें आता है विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। सो लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। ये क्या सिक्रीट करती है, इट सिक्रीट्स बाइल जूस, जो कि गॉल ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है। गॉल ब्लैडर भी एक बैलून की तरीके का होता है जिसके अंदर जो लीवर से जो बाइल जूस निकलता है वो गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता है और धीरे धीरे रिलीज़ होता रहता है। द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स, फैट के डाइजेशन में जो लीवर से निकलता है बाइल जूस वो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। नेक्स्ट इज द पेनक्रियाज इज़ अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक, स्टमक के जस्ट नीचे पेनक्रियाज होता है जो कि क्रीम कलर का होता है। द पेनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, ये किस किस पे वर्क करता है, कार्बोहाइड्रेट्स पे, फैट्स पे और प्रोटीन्स पे, और इनको स्मॉलर सब्सटेंसेस में ब्रेक कर देता है। किस किस में करता है यहाँ देखेंगे अब हम, ये करता है carbohydrates gets broken into simpler sugars such as glucose and fats into fatty acids and glycerols and proteins into amino acids, ठीक है। तो ये हमें कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि कार्बोहाइड्रेट किस में ब्रेक डाउन होता है, तो सिंपलर शुगर्स में जैसे ग्लूकोज, और फैट्स किस में होता है, फैटी एसिड्स में एंड ग्लिसरॉल्स में, एंड प्रोटीन्स इनटू एमिनो एसिड्स। अच्छा, स्टमक से रिलेटेड एक फैक्ट यहाँ पे दिया है जो हम करना देखेंगे, शायद हमको आगे हमेशा याद रहे, ऐसे फैक्ट ज़रूर देखने चाहिए। तो ये बताया है इसमें एलेक्सिस सेंट मार्टिन, जिनको एक बार शॉट गन मतलब गन से गोली लगी थी, तो बुलेट से, तो उससे क्या हुआ था कि यहाँ से ये पोर्शन डैमेज हुआ था। तब तक स्टमक की खोज नहीं हो पाई थी, मतलब डॉक्टर्स ने स्टमक के बारे में नहीं स्टडी किया था कि क्या होता है स्टमक। तो इसमें क्या था, डॉक्टर ने क्या किया कि जब उसको स्टिच किया तो केवल वही पोर्शन
छूटा रह गया, वहाँ पे सिर्फ बैंडेड की मतलब केवल कवर कर दिया पट्टी से, लेकिन उस छेद को भरा नहीं। उससे क्या हुआ कि उसमें अंदर देखा गया कि कुछ मूवमेंट्स हो रहे थे स्टमक के अंदर, गोल गोल चर्निंग, जैसे कि वो चलती है, मिक्सी चलती है जिसमें हम चटनी वगैरह बनाते हैं, इस तरीके से वो चर्निंग कर रहा था फूड को। इतनी तेज़ नहीं, धीरे धीरे वो चर्न कर रहा था और फूड वॉज मूविंग डाउनवर्ड्स और नीचे की तरफ जा रहा था। इसके बाद जो है डॉक्टर ने काफ़ी अच्छी स्टडी की और थीसिस वगैरह लिखी इसके बारे में, तब पता लगा कि स्टमक का क्या रोल होता है, उसका क्या साइज़ और क्या फंक्शन होता है। ओके, नेक्स्ट इसमें दिया है, इसके बाद स्टमक के बाद फूड गोज इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो डाइजेस्टिव फूड है, अब ये पास होता है ब्लड वेसल्स की, जो वॉल्स में जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनमें। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन यानी सोख लेना। अब जितना भी डाइजेस्टिव फूड है उससे न्यूट्रिएंट्स वो तो ब्लड वेसल्स में जाएंगे, तभी पूरी बॉडी को मिलेंगे, राइट। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारी विलाई होती हैं। विलाई होती है ऐसे, जैसे सपोज़ ये इंटेस्टाइन है, इसके अंदर ऐसे बाल बाल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि उसको एब्जॉर्ब करने का काम करती है, ठीक है। तो इस ईच विलाई हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस। हर एक विलाई में ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ दिया है, दिस पार्ट। इसमें दिया है कि जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे तो जो एब्जॉर्ब करने के बाद न्यूट्रिएंट उनको फिर जो हमारे बॉडी को जो ज़रूरत है उनके हिसाब से बना देने को, जैसे प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी, दिस इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन। हमारी बॉडी के लिए जो यूज़फुल हो उस फॉर्म में चेंज करने को क्या कहते हैं? एसिमिलेशन कहते हैं। तो डेफिनेशन आ जाती है, व्हाट इज़ एब्सॉर्प्शन, व्हाट इज़ एसिमिलेशन, व्हाट इज़ इजेशन। ओके, जो फूड लिया था हमने स्टार्टिंग में बताया था। तो इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज्ड, राइट। जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है सेल के अंदर तो क्या क्या रिलीज़ होता है? ऑक्सीजन की हेल्प से क्या क्या रिलीज़ होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और एनर्जी। ओके, नाउ वी कम कि स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फूड कहाँ पे चला जाता है? फूड गोज इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन इज़ वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये करीब 1.5 मीटर के अराउंड होती है लेंथ में। अब इसका क्या फंक्शन होता है? इस फंक्शन इज़ टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। अब जितना भी डाइजेशन हुआ उसमें काफ़ी हद तक तो हो गया था स्मॉल इंटेस्टाइन में, बट फिर भी काफ़ी कुछ रह जाता है उस रेजिड्यू में, उस बचे हुए पार्ट में, तो जिसको एब्जॉर्ब कर लेता है लार्ज इंटेस्टाइन। जैसे वाटर या सॉल्टी पार्ट कुछ होता है तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है। द रिमेनिंग वेस्ट पासिस इनटू द रेक्टम and rectum से then it goes to anus and releases from the body. This is called egestion, right? This is called egestion. इसकी definition कैसे लिखेंगे? The facial matter is removed throughout the anus from time to time is called egestion. ओके, तो इस पार्ट में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे पार्ट थर्ड में डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, और भी एक दो एनिमल्स के डाइजेशन के बारे में इसमें दिया है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट नोट्स को कवर करेंगे। सो आप मेरी वीडियोस को अगर पसंद करते हैं तो मेरे चैनल कंफर्टेबल स्टडीज़ को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। सो हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।